हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रामा। आप सबका फिर से स्वागत है रामा कोचिंग सेंटर में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे हो जाएगा और साथ में एकदम जोश के साथ मेरे से जुड़ गए हो जाएगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक्सरसाइज 1 का थ्योरी ही करने वाले हैं। पहला थ्योरी का वीडियो तो आप सब देख लिया हो जाएगा। ये है दूसरा थ्योरी। मान लीजिए कोई स्टूडेंट मेरा पहला थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जाइए मेरा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर 10th मैथ थ्योरी लिखा हुआ है, उसमें जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। बस इतना ही करना है। और साथ में जो भी स्टूडेंट नए नए जुड़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हमको जानते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें। और जो भी नए नए जुड़ रहे हैं वो क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम मैथ का जादूगर बना देंगे, इतना जादूगर। आप वीडियो देखेगा तो खुद कहिएगा कि सर आप जो बोले बिल्कुल सही बोले हैं। तो हम एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से एक एक पॉइंट लेके हम चल रहे हैं। एक भी पॉइंट हम छोड़ने वाले नहीं है। अब कहिएगा सर इतना डिटेल में जा रहे हैं, बता देते हैं ऑब्जेक्टिव में आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। हम इतना गहराई से हम मैथ को पढ़ेंगे, इतना डिटेल में ही पढ़ेंगे कि आपको कहीं दिक्कत नहीं है। आज का जो सेशन है वो तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम मत लीजिए, बस इतना समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक बात भी आज मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज का जो बात होगा ऐसा लगेगा कि दिल में आते 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 निकल गया, ऐसे माइंड में आया 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 निकल गया। दिल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एकदम दिल से पढ़ना है, एकदम हंसते खेलते पढ़ना है। और साथ में एक बात ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा एकदम एकाग्रता के साथ मन से पढ़ना है, कभी खिलवाड़ पढ़ाई के साथ नहीं करना है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका एंड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दोनों पढ़ने वाले हैं। अब अलग अलग नाम क्यों लिए हैं, किस प्रकार लिए, वो हम सब बताएंगे। आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप सब अब कुछ नहीं करना है, आप सब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, तो आप सब हेडिंग में डालिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है पहले तो आप सब लिखिए, उसके बाद हम समझाएंगे। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी और द्वितीय पूर्ण संख्या, चाहे संख्याएं कहिए, संख्याएं Q और R है, जहां एक बात समझिए कि A इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R। अब ये तो सारे स्टूडेंट को एकदम देख के लगता हुआ है कि सर अंत में तब वहीं पे आ गए। और एक बात और, जो R का मान होता है वो 0 के इक्वल या बड़ा, ठीक है, लेकिन हमेशा B से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये भी बात आपको, ये दोनों हेडिंग में आपको डालना है, यही आपको उतारना है। अब हम इस पे चर्चा करेंगे और इस पे चर्चा करेंगे कि यहाँ पे A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। और R का जो मान है वो 0 को इक्वल या 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा क्यों होता है। एकदम ध्यान से आप तो देखिए, एकदम लगेगा कि हम मुंह में लड्डू खा रहे हैं, एकदम जहन में उतर जाएगा। आप इतना समझिए। अब देखिए, अब आप सब कोई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाग। क्या पढ़ते आ रहे हैं? भाग। बचपन से सब कोई ऐसा है कि जिसको भाग नहीं आता है, भाग नहीं आएगा ना उसको भी हम बता देते हैं। यही क्या है? ये कुछ नहीं है, ये क्या है, एक भाग ही है जिसको ये सजा दिए हैं इन्होंने। जानते हैं, बहुत बड़े दिमाग लगा दिए। क्या किए, जैसे मैं एग्जांपल में आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, चलिए हम 35 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम मान लीजिए आपको हम 8 से भाग देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, 8 चौका 32, यहाँ उतर गया 3, क्या हो गया यहाँ पे 3। तो जो ये 35 है यही A है, क्या है, A है। और जो ये 8 है यही तो B है, समझे। और जो ये 4 निकल के आया यही Q है, और जो ये 3 है यही क्या है, R है। तो आप सभी आदमी शुरू से ही जानते हैं कि अगर कोई संख्या यहाँ पर A है, इसको हम B से भाग दिए, यहाँ निकल गया Q और शेषफल में क्या आ गया R। तो जो A होता है इसको क्या कहते हैं, भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य।
इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं कि नहीं? आप समझिए, इसको क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक है, तो आप सभी आदमी जानते हैं कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है? अभी बताइए, भाजक गुने भागफल। अब प्लस क्या होता है? शेषफल। आप ही बताइए, इस सब को जानते हैं कि नहीं जानते? बताइए, जानते हैं ना सब कोई? बिल्कुल जानते हैं। नहीं जानते तो उतार लीजिए, अभी उतार लीजिएगा, लेकिन पहले समझिए। तो यही जो ए है, अब बी क्यू आर, अब कहिएगा सर जो लिखे हैं पहले वो समझाइए। कह रहा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर है जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। कह रहा कि ए और बी दिए रहने पर आप ही बताइए, कहीं भी भाग देने जाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि मान लीजिए 75 दे दिया, कहेगा भाग दो, क्या चीज से भाग दीजिएगा? आप बताइए, क्या चीज से भाग दीजिएगा? यहाँ पर क्या है कि पहले से कुछ न कुछ 8, 5, 3 कुछ न कुछ ऐसा संख्या यहाँ पर जरूर दिया होगा। क्या दिया होगा? जरूर दिया होगा, जिससे आपको भाग दिया रहना, भाग इसमें देना है। तो ये ए और जो ये बी है वो तो हमेशा दिया ही रहता है। क्या रहता है? दिया जाता है। लेकिन क्यू और जो आर होता है, जिसको हम कोसेंट और रिमाइंडर कहते हैं, वो क्या कहते हैं? उसको निकालना पड़ता है। क्या होता है? कितना मान आएगा उसको हम भाग देंगे तभी तो निकलेगा। तो उसी प्रकार कह रहा है कि पूर्ण संख्या Q और R है, मतलब कि Q और R निकलता है जहां पर जो Q का मान होता है, चाहे जो यहाँ जो R का मान होता है वो हमेशा क्या होता है? B से छोटा होता है। अब कैसे कहिएगा, समझिए। देखिए, ये B है, ये कितना है? 8 है, और ये कितना है? 3 है। तो आप ही बताइए, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? मतलब B क्या है? R से क्या है? बड़ा है। बड़ा है ना? बढ़िया से बड़ा, आप सब समझ में। अब कहिएगा सर, अगर मान लीजिए कि R का मान अगर हम 12 नहीं होगा, इक्वल हो जाए, तो समझिए अगर रिमाइंडर यहाँ पे 8 आ जाता, फिर 1 मतलब में क्या लगा देंगे हम? 8 कट जाएगा। इससे 12 मान लीजिए 9 आ जाता, फिर 1 मतलब में 8 लगेगा, फिर नीचे पे क्या कर देंगे हम? 1 लिख देंगे। मतलब क्या हुआ कि हर स्थिति में जो R का मान होगा वो B से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब जो शेषफल का जो मान होगा हमेशा भाजक के मान से क्या होगा? छोटा ही होगा। हाँ, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। क्यों? बताते हैं। 0 से 12, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। जैसे हम देखें यहाँ पे 3 आ गया, 0 से तो 12 हो गया, तो 0 से 12 तो रूल यहाँ पर फॉलो कर गया। लेकिन इक्वल कैसे होगा? मान लीजिए कोई संख्या हम यहाँ पे 25 ले लिए, अब 5 से भाग दे दिए, 5 5 25, पूरा पूरी कट गया, 0 आया कि नहीं? आप बताइए, तो 0 हुआ ना। तो बस इन्होंने यही बात कह दिया और इन्हीं को इन्होंने सजा दिया कि A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R, जहां A का मतलब होता है भाज्य, B का मतलब होता है भाजक, Q का मतलब होता है भागफल, R का मतलब क्या होता है? शेषफल। तो आप सब इतना नोट नहीं कीजिए, बस आप सब इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम सब चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। अब कहिएगा सर कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अंतर क्या है? दोनों को आप अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, अधिकांशतः स्टूडेंट यही जानता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ही है, एक नहीं है। हाँ, दोनों आपस में इस प्रकार संबंधित है, इतना एक दूसरे में क्या था? मिला हुआ होना, माने इतना मिला हुआ कि होता है ना कि जैसे में मान लीजिए कोई अच्छा दोस्त है तो एक दूसरे के सभी बातें जानते हैं, एक एक बात जानते हैं क्या, लेकिन दोनों का आप एक ही कैसे? फिर बताइए, दोनों तो अलग अलग हैं, चाहे वो कितना भी क्यों न जानते हो, कुछ न कुछ अलग जरूर होगा। तो उसी प्रकार ये दोनों तो नाम एक ही हैं, लेकिन ये दोनों में क्या है? अलग अलग है। लेकिन दोनों एकदम आपस में अंतर्निहित है, इतना निहित है कि हम उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। उतारिए, बेसी बातें हम सब नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए लिखिए। हाँ, यहाँ पर एक बात आप सब और लिख लीजिएगा, आपको दिखाई तो नहीं देगा, पहले हम इसको इतना थोड़ा सा मिटा कर यहाँ पर लिख देते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में यहाँ पर लिख लीजिए, नोट कि Q और R का मान 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। अब ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि क्या Q और R का मान 0 हो सकता है, तब कहेगा यस हो सकता है। मारिए, उतारिए। मैथ को तो एकदम अच्छे से समझते हुए चलना है। चलिए, आप सब उतार लिए होइएगा, क्योंकि अगर ऐसा भी देखिए, इतना धीरे धीरे हम इसलिए चल रहे हैं ना, क्योंकि उसका रीजन है।
क्या रीज़न क्या है आपको हम बताते हैं, क्योंकि हमको मैथ को यहाँ पर समझते हुए चलना है, रटते हुए नहीं चलना है। और जो ये पहला एक्सरसाइज है वो अधिकांशतः स्टूडेंट, हमको पूर्ण तरह से विश्वास है कि वो सवाल को क्या करता है, रटवे करता है। प्रूव कीजिए रूट अंडर 3 एक इरेशनल नंबर है, मतलब कि क्या कीजिए अपरिमेय संख्या है, सब स्टूडेंट रट लेता है। लेकिन आपको हम गारंटी दिलाते हैं कि आप बस थ्योरी करते चलिए, आपको रटने की जरूरी नहीं होगा। अब डालिए हेडिंग लाइन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम डालिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको हेडिंग आप सब डालिए। अब इस पर हम समझेंगे। पहली बात है कि देखिए इसमें बहुत से सारे पॉइंट हैं, पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को हम क्या करते हैं, समझते हुए चलेंगे। अब इसमें एक एक पॉइंट डाल के आप सब क्या कीजिएगा, लिखिएगा। पहली बात तो ये लिखिए, एक में लिखिए कि इसे कलन विधि भी कहते हैं। कलन विधि क्या कहते हैं, कलन विधि कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, लिखिएगा एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर आधारित है। ठीक है, एक बात और, जो ये प्रेमिका होता है इसको लेमा भी कहते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसको मतलब लेमा होता है, LEMMA, लेमा। चलिए तीसरा पॉइंट हम सब समझाएंगे, अभी सिर्फ आपको लिखते हुए चलना है, इसमें कोई घबराने की जरूरी नहीं है। आप क्या करिए, पहले लिखते चलिए। यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांक के विभाज्यता से संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है, आप सब आदमी जानते हैं कि यहाँ पे ए कोई संख्या है, 20 से भाग दिए, क्यू हो गया, नीचे निकल के आ गया आर, जिसको हम कहते हैं भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, जोड़ क्या हो जाएगा, शेष फल, या हम ए बराबर हो जाएगा BQ प्लस आर। इस सब आदमी, चलिए पहले इतना लिखिए, फिर समझाते हैं। पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, आगे और भी पॉइंट लिखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, कह रहा है कि इसे कलन विधि भी कहते हैं, इसी का नाम है कलन विधि और कुछ नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर आधारित है। किस प्रकार आधारित है आगे हम समझाते हैं, लेकिन इतना आप समझिएगा कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका माने इस पे आधारित है, न कि जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर आधारित है, इतना समझिए। कह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांक के विभाज्यता नियम, जो किस प्रकार नियम है, विभाज्यता, मतलब कि ये एक विभाज्यता नियम पर ही आधारित है, दूसरा कोई नियम पर आधारित नहीं है। अधिकांशतः इसका हम उसी का उपयोग में हम करते हैं। आगे भी क्या क्या उपयोग में करते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए और फिर हम एक एक बात आपको जो भी पॉइंट होगा सबको हम क्लियर से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, नोट कीजिए आप सब। चलिए नोट कर लिए हो जाएगा। अब जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो लिखिए। चौथा पॉइंट लिखिए, क्या लिखना है, चलिए चौथा पॉइंट लिखिए, इसका प्रयोग धनात्मक, चाहे यहाँ पर अथी लिख दीजिए, इससे धनात्मक नहीं, आप लिखिए
दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब जैसे में देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं। किस प्रकार, वो भी हम आपको समझाते हैं। जैसे में आप यहाँ पे समझिए, जैसे में आप कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं, एगो लेते हैं हम 35, ठीक है, एगो ले लेते हैं हम 15। तो आप सब चलिए एचसीएफ निकालिए। 35 होता है, ये होता है 15, 15 दूनी 30, ये उतर गया यहाँ पे 5, ये उतर जाएगा कितना 15, फिर क्या हो जाएगा 5 दिया है 15, ये पूरी कट गया, मतलब यहाँ पे आ गया 0। अब इसी को लिखिए 35 इजकल टू क्या हो जाएगा 15 गुने 2, आप प्लस कितना बचा था यहाँ पे 5, फिर 15 इजकल टू क्या हो जाएगा 5 आया, तो 5 गुने 3 अब प्लस 0। जब ये 0 यहाँ पे आ जाता है तो एचसीएफ क्या होता है हमारा फाइंड आउट हो जाता है, मतलब एचसीएफ निकल जाता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 5 हो गया। तो जो ये रूल है, जो देखिए आखिर यहाँ पर हम विभाजन का रूल ही लगाए। पहली बात जो हम ऑप्शन लिए थे कि जो विभाजित रूल होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर जो डिपेंड करता है, माने उस पर जो स्थिर है, वही रूल यहाँ भी है, एचसीएफ में भी है। और साथ में इसी विधि को, यही जो विधि है, इसी विधि को अगर इस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर दिए, इस प्रकार हम दर्शा दिए, तो ये क्या हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसी को कहेगा कोई स्टूडेंट को कि दो संख्या दे देगा, कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अगर आप उसका एचसीएफ निकालें तो क्या आप सब नहीं निकाल पाइएगा। इस प्रकार पहले क्या कर देना है, साइड में आपको क्या कर देना है, दर्शा देना है। अब इसी को लिख देना है, किस प्रकार समझिए। देखिए 12 संख्या क्या है 35 है। अब कभी भी बड़ा संख्या में ना छोटा संख्या से भाग देंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि छोटा संख्या में बड़ा संख्या से भाग देंगे। हाँ देंगे, लेकिन दशमलव में। लेकिन यहाँ पर आपको दशमलव वाला ध्यान नहीं देना है। पहली बात तो यहाँ के दो संख्या, जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें पहले बड़ा संख्या चूज कर लीजिएगा। बड़ा संख्या कितना है 35 है, उससे छोटा संख्या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 15 से हम भाग दिए 2 मरतबे में, तो देखिए 15 गुने 2 लिख दीजिए, 15 गुने 2, और जो शेषफल में आएगा वही क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। अब अगला टर्म में क्या होगा, यही 15 एचसीएफ यहाँ उतर जाता है। फिर इसको आप भूल जाइए, इतना पर से क्या कहते हैं भूल जाना है, फिर 15 यहाँ पे लिख देना है। फिर 5 गुने 3, जिस प्रकार 15 गुने 2 लिखे थे उस पर 5 गुने 3, और जो नीचे में जोड़े थे यहाँ पे 5 जोड़े थे, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 होते यहाँ पे जोड़ देंगे 0। और जब ये 0 आ जाएगा तो जो ये वाला संख्या होगा, पहला संख्या, वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो इन्होंने इसी प्रक्रिया को, इन्होंने यही एचसीएफ निकालने का, देखिए मेथड तो ये सब हम सब बचपन से ही जानते थे, लेकिन इन्होंने इसको इस रूप में दर्शा दिया और कह दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमारा क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो आप सब एचसीएफ निकाल दिए हो जाएगा, इतना तो नोट आप सब कर लिए हो जाएगा। अब हम आप सब प्रश्न में चलते हैं कि आप सब एल्गोरिथम बार बार सुन रहे हैं और प्रेमिका ये भी बार बार सुन रहे हैं। तो प्रेमिका का मतलब लेमा होता है, वो क्या होता है, और एल्गोरिथम क्या होता है, ये दोनों का जो अंतर बताए थे कि हम आपको एक एक टर्म समझाएंगे, तो उसका बारी आ गया है। चलिए अब दोनों में हम अंतर समझाते हैं कि क्या है अंतर। तो आप सब उतार ली हो जाएगा, तो उतार लीजिए। अब चलिए देखिए, इस कहिएगा कि सर इतना डिटेल में क्यों चल रहे हैं, हम बताते हैं। समय साल भर है, हुलहुलाना नहीं है। मैथ को इतना प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार से पढ़ना है कि जिसमें आपको बोले ना कि बिल्कुल आपको डर नहीं लगे, आपको इतना अनुभव हो कि चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। अब लिखिए यहाँ पर एल्गोरिथम, लिखिए यहाँ पर एल्गोरिथम क्या है, देखिए, और यहाँ पे लिखिएगा प्रेमिका, दोनों में लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या कीजिए, बीच में एगो आप डंडी पाड़िए, और इस प्रकार दोनों में हम अंतर समझते हैं कि अंतर क्या है, एल्गोरिथम क्या है। लिखिए एल्गोरिथम सभी चरणों की एक श्रृंखला होता है
जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। इसमें लिखना है यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। चलिए अब समझिए। अब यहाँ पर आपको अब इसको डिटेल से समझना है। अब देखिए कह रहा है कि एल्गोरिथम ऑफ प्रेमिका, जिसको इसको इंग्लिश में कहते हैं लेमा। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। चलिए अब कह रहा है कि एल्गोरिथम सभी चरणों की एक श्रृंखला होती है। अब श्रृंखला का मतलब आप सब समझिए, दोनों में अंतर है। देखिए ये एक प्रकार का श्रृंखला है, जैसे में हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। पहले इतना आप लिख लिए, आप इतना पहले लिखिए, फिर एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम समझाएंगे। पहले अब लिख लीजिए, उसको हम मिटा देते हैं, बोर्ड खाली हो जाएगा। लिख लिए आप सब, लिखिए तो हाली पहले लिखिए। इसको दोनों में हमको डिटेल से चलना है, और डिटेल से चलना है तो बोर्ड खाली होना आवश्यक है। हम दोनों को एक एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से समझाएंगे। तो आप सब लिख लिए हो जाएगा, लिखिए थोड़ा और समझते चलिए। एक एक वर्ड को पूरा डिस्क्राइब करते हुए अच्छे से एकदम मस्ती से पढ़ते हुए चलना है। वैसे भी होली आ रहा है, तो आप सब क्या कर रहे हैं? होली का तैयारी अभी से शुरू कर दिए हैं क्या? मैं तो पता नहीं अभी। चलिए अब बेसिक बातें तो समय समय पर तो हम सब करते ही रहेंगे। अब पहले ले लेते हैं एल्गोरिथम, अब होता है प्रेमिका। अब समझिए एल्गोरिथम क्या है। कह रहा है कि एक विशेष प्रकार की एक क्या होता है, श्रृंखला होता है। जैसे में हम एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास अब सभी आदमी जानते हैं कि बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लेक्शन। ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो आप सबको जानते हैं कि पहले इसमें बोर्ड मास में ब्रैकेट का काम होगा, दूसरा नंबर पर ऑफ का काम होगा, तीसरा नंबर पर डिवीजन का काम होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन का काम होगा, इसको चौथा पांचवा नंबर पर, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का काम होगा। इस सब को जानते हैं। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इस प्रकार काम करते हैं। मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का श्रृंखला में बना हुआ है। क्या कर रहा है, ये श्रृंखला में जा रहा है कि हाँ पहले ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट में भी श्रृंखला है। पहले क्या होता है, छोटी ब्रैकेट, फिर क्या होता है, मध्यम ब्रैकेट, और फिर क्या होता है, बड़ी ब्रैकेट। ये सब आदमी आप सब बढ़िया से जानते हैं। तो ये क्या है, आप ही बताइए ये क्या है? एक प्रकार का श्रृंखला हुआ कि नहीं है कि हाँ बोर्ड मास में पहले रूल है कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है, जिसमें 3 गो ब्रैकेट होता है। एगो होता है सबसे छुटका, उसका होता है मझिला, उसका होता है बड़का। ठीक है, छोटी ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, और क्या होता है बिग ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, सबसे बड़का। इस सब आप जानते हैं। और बी का मतलब बार भी होता है, जिसका मतलब जिसको हम सब क्या कहते हैं ना, डंडा। वो वाला, वो कोई संख्या पर अगर वार दिया हुआ है तो इसका काम पहले होता है, वो भी होता है बी का मतलब। तो आप ये समझिए। देखिए अभी आपको हम बोर्ड मास पढ़ाएंगे तो आप सबको अच्छा लगेगा। बोर्ड मास तो एकदम बच्चा वाला कहानी है, एकदम बिल्कुल बच्चा वाला। तो आप समझ लीजिए कि बोर्ड मास में पहले बी ओ डी, ओ का मतलब ऑफ होता है। क्या मतलब होता है, लिख लीजिए। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, जिसका मतलब होता है का, और इसी को हम क्या करते हैं, गुणा। ठीक है, डी का मतलब डिवीजन होता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई, गुना, सबको जानते हैं आप सब। ए का मतलब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये माने कहने का मतलब एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार का ये क्रम हो गया। क्या हो गया, श्रृंखला बना हुआ है कि पहले ये, पहले ये, पहले ये, पहले ये, और इस श्रृंखला में आपको सवाल को सॉल्व करना है। मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ ये बता रहा है कि हाँ जैसे में हमको कहीं से कहीं जाना है,
अब कोई कह दे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कहीं गए, मान लीजिए हम यहाँ से कोई जगह, ऐसा जगह पर कोई अदर स्टेट चलिए, मैंने मनाली घूमने गए। अब आपको जो भाई जी पहले गए हुए हैं, चाहे घर का कोई भी आदमी, वो बता दे कि देखो इतना जगह पे ये होता है, वहाँ पर ये फिर ये मिलेगा, फिर आगे जाएगा, फिर वो मिलेगा, फिर आगे जाएगा तो ओके ये मिलेगा, सब कुछ आपको वहाँ पर पहले ये सब फिक्स्ड हो गया। कोई गया बाबा धाम, तो सब कुछ जानता है कि फलना जगह पर जाइएगा तो वहाँ पे ये मिलता है, फिर वहाँ पर वो मिलता है। इस प्रकार एक श्रृंखला में बना हुआ है, सबका एक आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब इस पर सभी चल सकते हैं, मतलब इस प्रक्रिया का प्रयोग करके सभी आदमी कोई सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। इसका प्रयोग हम किसी भी सवाल में बना सकते हैं। और बोर्ड मास के रूल पर चाहे वो एक सवाल दे चाहे 10 को सवाल दे, जो रूल होगा वही लागू होगा, दूसरा लागू नहीं होगा। तो ये क्या है, एक एल्गोरिथम है। मतलब क्या होगा, ये एक मैं क्या कहता है चरण श्रृंखला है। मतलब कि एक दूसरे में आपस में क्या होता है, लिपटे हुए कि एक प्रकार का पहला पर ये आए ये फिर इस प्रकार हम चलते हुए, जैसे में हम एसेट निकाले हैं तो एक रूल है कि किस प्रकार लिखाएगा किस प्रकार नहीं लिखाएगा, तो ये होता है एल्गोरिथम। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर प्रेमिका मतलब लेमा पर चलते हैं। लेमा क्या होता है, करा कि एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इससे हम एक नए कथन का सिद्ध करते हैं। अब इसके बाद समझिए कितना बढ़िया बात बोल दिया कि जो लेमा होता है, प्रेमिका होता है, वो एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इससे हम क्या करते हैं, दूसरे कथन को हम सिद्ध करते हैं। जैसे में हम मान लीजिए कि हम कह रहते हैं, मैंने पहले कहते हैं कि जो सूरज होता है वो क्या होता है, पूरब की ओर उगता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, कथन है कि हाँ वो पूरब में उगता ही उगता है। अब इसी के तरीके पर हम कोई और चीज सिद्ध कर दें। चाहे आप ये समझिए कि जैसे में पहले के जमाने में मान लीजिए जो ऋषि मुनि थे, वो शुरू में चाहे जो पहले के लोग थे वो कहते थे जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, वही सेंटर में है और पृथ्वी के ही चारों चक्कर सभी ग्रह क्या होता है, चक्कर लगाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये गलत हो गया कि नहीं, सूर्य क्या है सेंटर में है और उसके चारों ओर क्या होता है, सभी ग्रह, जैसे पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, जो भी हो सब क्या होता है, चक्कर लगाता है। तो उस प्रकार का क्या कथन हो गया। जिसमें हम कह दे कि कोई बात कहते हैं कि जैसे में ये काम करने पर फलना डिग्री, अगर डिग्री लेने पर हम इसमें अप्लीकेबल है, तो ये कथन है। माने कि क्या एक सत्य है, क्या सिद्ध किया हुआ कथन है। जिसमें हम कह दें कि मान लीजिए जैसे में 6 की पावर n एग्जाम्पल के तौर पर कि क्या अंत में 0 आएगा, 0 आएगा। तो आप सब क्या कहिएगा कि सर इसको हम गुणन खंडन कर देंगे तो 2 गुने 3 आता है और ये 3 आ गया, लेकिन जो हमारा जो शून्य कब होगा, जब इसको 2 गुने 5 मतलब कि इसके गुणन खंडन में 5 प्रेजेंट रहेगा, तब ये क्या होगा, ये इसके अंत में शून्य होगा। लेकिन शून्य तब तक नहीं होगा, क्योंकि हर एक स्थिति में कोई भी संख्या को शून्य तभी आ सकता है जब उसका 2 के पावर क्या हो, 2 गुने 5 हो। अगर 5 प्रेजेंट है, 2 गुने 5 प्रेजेंट है, तो 5 प्रेजेंट रहेगा तो क्या होता है, वो क्या होता है, माने कि अंत में शून्य आ सकता है। तो इस प्रकार का एक क्या हो गया, सिद्ध किया हुआ कथन है। जैसे में हम कह दें कि जैसे में 2n + 1 ये क्या है, हमेशा क्या हो जाएगा, ऑड आएगा, विषम आएगा। क्या आएगा, विषम आएगा। तो ये बिल्कुल क्या है, प्रक्रिया, हाँ कि टू का n का विषम ही आएगा। जैसे में n के कोई भी मान के लिए, जैसे में समझिए n का मान अगर मान लीजिए हम 1 लेते हैं, ठीक है, चाहे हम n का मान 0 ले लिए, शुरू में कहेगा सर 1 ले लिए, 0 ले लिए, तो यहाँ पर 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और +1 मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान 1 आया। चलिए n का मान हम 2 लेते हैं, तो 2 दूना 4 1 का हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए n का मान हम 8 लेते हैं, तो 8 दूना 16 क्या हो जाएगा, 17। माने कि हर एक स्थिति में ये क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। मतलब ये सत्य है कि हाँ जिस रूप में ये संख्या होगा हमेशा क्या होगा, विषम होगा। आइए मैं कह दे 2n + 2 कह दे कि ये हमेशा क्या होता है, सत्य होता है, सम होता है। क्या होता है, सम होता है, बिल्कुल सत्य है। n का मान आप 0 लीजिए, 2 में 0 से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 0 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। n के मान आप 2 लीजिए, 2 दूना 4 + 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n के मान आप 8 लीजिए, 8 दूना 16 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूव्ड हुआ, मतलब ये सत्य है जो प्रेमिका बोल दिया कि 2n + 1 एक क्या है, विषम है, तो ये बिल्कुल विषम है। और 2n + 2 अगर सम है तो क्या है, बिल्कुल सम है। तो दोनों में आपको उम्मीद है कि पूरा अंतर समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम क्या है और ये लेमा क्या है। अब दोनों में अंतर देखिए, दोनों आखिर रूल क्या कह रहा है, अब समझिए। इससे एक नया चीज सिद्ध हो रहा है कि सर इतना समय क्यों दे रहे हैं इस पर। हम देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, इस पर ही अधिकांश सवाल है। यही सवाल आगे आपको बहुत दिक्कत करेगा, लेकिन आप इसको समझ के चले रहिएगा तो हम आपको उसका भी 1-2 पॉइंट और भी समझाएंगे। थ्योरी का एक क्लास तो हम और लेंगे क्योंकि डिटेल में चलने वाले हैं। तो ये एल्गोरिथम और लेमा में आपको अंतर समझ में
आ गया होगा। तो आप सब इतना समझ लिए हो जाएगा। अब इसमें एक नोट डालिए, नोट डाल के आप सब अब लिखिएगा। देखिए मन में हमारा पढ़ाने का एक ही जैसे माने कि जो मेरा मकसद है कि मेरा कोई भी स्टूडेंट हो, जितने भी प्यारे स्टूडेंट, चाहे वो पढ़ने में एक्सीलेंट हो, चाहे वो शुरू से ही जिनको कुछ मैथ में नहीं आ रहा हो, वो भी क्या करे, बिल्कुल समझे। उनको थोड़ा भी मन में ये नहीं आया कि सर हमको समझ में नहीं आया, दोनों को समझ में आइएगा, बिल्कुल आना चाहिए। अब नोट में लिख लीजिए, एक में लिख लीजिए, हो सके और भी नोट बन जाए। नोट में एक में लिखिए, ये जानना जरूरी है, एल्गोरिथम शब्द लिख लीजिए। एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया, क्या नाम से लिया गया है। जो एल्गोरिथम शब्द है वह क्या है, एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। बस ये नोट था, ये जानकारी कि हाँ भाई एल्गोरिथम कहाँ सब कहिएगा, असल एल्गोरिथम के बारे में इतना समझा दिए तो इस शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो कुछ नहीं कहिएगा, क्या कि एक फारसी गणितज्ञ था, उसका नाम था अल ख्वारिज़मी, उसी के नाम से एल्गोरिथम लिया गया। बस सिंपल इतना ही पढ़ना है। अब आप समझिए कि शांत क्या है, अशांत क्या है, ये भी पूछता है थ्योरी में। समझिए यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा शांत, जिसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, और एक होता है अशांत, जिसको सबको जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्या है ये भी आप सब समझ लीजिए। देखिए लिखिए, यदि अंश को हर से भाग देने पर, एकदम इजी है, पूरी विभाजित हो जाए तो शांत, और न हो तो अशांत होगा। बस इतना ही लिखिए आप सब, अशांत होगा। इसका एक पॉइंट और है, इतना आप लिखिए। ऊपर का तो आप सब लिख लिए हो जाएगा, चलिए ऊपर का मिटा देते हैं और आगे इस पर लिखाते हैं। अब किस प्रकार, चाहे ये भी समझिए। दूसरा इसमें एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट आप सब ये लिखिए हाल सनी, कि हर को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने पर यदि अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2, 5 दोनों आए तो शांत, अन्यथा अशांत। क्या होगा, अशांत होगा। इतना आप सब नोट कीजिए पहले, फिर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम समझाते हैं। आप सब क्या है कि अभी 10th में पढ़ते हैं, अगर नोट नहीं करवाएंगे तो आप सबका क्या होगा, याद करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए आप सबको हम नोट करवाते हुए चलते हैं ताकि आप सबको दिक्कत न हो। और उसके बाद हम एगो और चीज़ समझेंगे, उसके बाद हो सके तो आज के लिए इतना ही सेशन रोकेंगे, क्योंकि अधिक बेसी समझना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, एंजॉय करते एकदम बिल्कुल मस्ती में। बोले ना कि सिलेबस एकदम अच्छे से मस्ती में खत्म हो जाएगा, आप सब टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन हम इतना कहेंगे कि हाँ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आप सबके सहयोग से, जिस प्रकार हमसे पढ़ के आप आगे बढ़ते हैं उस प्रकार आपका भी हमको प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। थोड़ा मस्ती में पढ़ते हुए चलेंगे, एकदम मजे में। और एक बात और, यहाँ पर बाहर से जोक मारने की जरूरी नहीं है। मैथ जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसी से हमको जोक निकालना है, मस्ती में।
चलिए पढ़िए। चलिए अब दूसरा उतार ली हो जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। अब पहला बात हम क्या बोले हैं कि पूरी पूरी भाग लग जाए। जैसे मैं मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख दीजिए 5, ठीक है, अब बटे हम लिख दीजिए 2, अब भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 निकला 2 पंचे 10, ये पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया। क्या हो गया, कट गया। मतलब क्या है, ये शांत है। पहला प्रक्रिया शांत हो गया। दूसरा ऑप्शन में क्या बोले थे कि जिसका अभाज्य गुणनखंडन करने पर 2 का गुणनखंडन कीजिएगा तो पहली बात तो खुद अभाज्य संख्या 2 है, हम बड़ा संख्या भी लेंगे लेकिन अभी समझाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो गया। अब इसी प्रकार मान लीजिए हम 1/3 ले ले तो कितनों भाग दीजिएगा तो दशमलव में क्या हो जाएगा 3 3 3, इसी प्रकार करते चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। मतलब ये पूरी पूरी कट रहा है, ये पूरी पूरी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन पे आते हैं जो बड़ा संख्या को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लीजिए 7 2 5 6, ठीक है, बट्टे यहाँ पर हम मान ले लीजिए 50 ले लिए। क्या ले लिए हम, 50 ले लिए। तो ये शांत है कि अशांत, हमको चेक करना है। तो पहली बात है कि हम 50 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ 25 हो जाएगा 5 से 5, ये हो जाएगा 5 से 1। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 2 5 4 बाई 2 × 5 × 5। तो हम क्या लिखाए हैं, या केवल 2 या 5 या 2 5 दोनों आ जाए। अगर इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंडन के रूप में तोड़ेंगे, अगर जिसके हर में 2 5 दोनों आए या खाली 2 ही आए, कहीं केवल 2। एग्जाम्पल के तौर पर और समझिए, मान लीजिए 5 बटे यहाँ पर 16 आ गया, तो 5 गुने क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूने 4 दूने 8 और दूना क्या हो जाएगा 16। देखिए खाली 2 2 आ गया। चाहे एग्जाम्पल के तौर पर और समझिए, यहाँ पर मान लीजिए 25 नहीं, मान लीजिए यहाँ पर कोई ले लीजिए 21 बटे मान लीजिए 25 है, तो किसको क्या लिख सकते हैं, 21 बटे 5 गुने 5। तो देखिए यहाँ पर खाली 2 2 2 2 आ रहा है, फिर भी ये शांत हुआ। ये खाली 5 5 5 5 आएगा तो यो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। या 2 5 दोनों आएगा तो यो क्या हो जाएगा, शांत होगा। लेकिन अगर 2 5 के अलावा कोई और आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बार और समझ लीजिए कि मान लीजिए 9 बटे यहाँ पे हम मान लीजिए क्या ले लें, मान लीजिए 18 ले लेते हैं, तो ये तो कट ही जाएगा, 18 नहीं ले सकते हैं, चलिए हम 15 ले लेते हैं, ठीक है। और कटने अभी समझने के लिए समझिए खाली, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 5, तो 5 तो आया लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया, लेकिन हमको सिर्फ 2 5 चाहिए, 2 5 हमको चाहिए, बस इतना, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो जब ये 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना ही समझना था कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। ये सब हमको उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से बढ़िया सा समझ में आ गया होगा। अब जो सवाल होगा उसके हर को फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे हम, फैक्टराइज, मतलब अभाज्य गुणनखंडन के रूप में हम व्यक्त करेंगे। व्यक्त करने के बाद खाली 2 आए तो यो बाबा, 5 आए तो यो बाबा, 2 5 आए तो यो बाबा, जब ये कोई दूसरा आ गया तो न बाबा। मतलब कि जो कट जाएगा पूरे पूरी, जिसके हर में 2 5 हो, खाली 2 खाली 5 हो, जिसको 2 5 दोनों हो वो भी शांत हो जाएगा। लेकिन अगर कोई संख्या आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आप सबको पूरी तरह से समझ में एकदम बिल्कुल आ गया होगा, हमको तो पूरा विश्वास आ गया होगा। चलिए अब एक बात और समझ लेते हैं, इतना ही, लेकिन आगे हम एक चीज और आप सब हेडिंग डालिए, उसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है, नाम इतना बड़ा है लेकिन आप सबको इसको समझना जरूरी है, नहीं समझेगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। क्योंकि समझिए करा कि अंकगणित लिखिए यहाँ पे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, ये क्या होता है फिर लिखिए। करा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल में व्यक्त करना होता है। बस इतना ही समझिए।
पहले आप समझिए। कह रहा है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या कैसे कहते हैं, आप सब बढ़िया से जानते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड हो। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, वही क्या है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है। अब किस प्रकार एग्जाम्पल सब बढ़िया से समझ लेंगे। अब समझिए, देखिए ये पेज पर हम सब इसलिए लाके लाते हैं ना कि ताकि आपका एक एक वर्ड छूट न जाए। यहाँ पे यही दिक्कत है, समझे नहीं। अगर एको को वर्ड छूट गया तो आप जानते हैं ना कि फिर आपको दिक्कत होगा। तो हम चाहते हैं कि इसलिए हम बिल्कुल लिख के ही ले आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, भाज्य संख्या, कोनो संख्या ले लीजिए, आप रहते हैं यहाँ पे तो बोलते लिखे, आपसे तो है प्रेजेंट नहीं। चलिए अपना मन से हम ले लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे में कौन ले ले, चलिए हम 45 ले लेते हैं। तो इसको अगर हम लिख दिए तो ये किस किस से कटेगा, एगो तो अपने आप 1 से कटेगा, है कि नहीं। उसके बाद किससे कटेगा, 45 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये नहीं कहेंगे। और फिर उसके बाद 15 से कट जाएगा, नहीं, इसको इस प्रकार नहीं, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको आप तोड़ दीजिए। तो वैसे नहीं, जैसे मान लीजिए हम 3 से दे दिए तो 15 या 45, तो फिर 3 से दे दिया तो 3 5 यहाँ हो गया 5 से 1 मरतबा में, तो ये हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5। तो ये क्या हो गया, तोड़ने की प्रक्रिया, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अब इसमें नोट देके आप सब समझ में आ गया होगा, नोट देके आप सब लिखिए कि पहली बात है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय तो आप समझ गए, लेकिन जो ये बात है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इन्होंने जानते हैं। ये जो बात होता है, ये इन्होंने बात बाद में प्रूव हुआ कि हाँ इतना में होता है, लेकिन ये बात कहने से पहले ही, प्रमेय लिखने से पहले ही एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, हाँ कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उन्होंने पहले ही बात बता दिया था, क्या यहाँ पर बता दिया था कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं, चाहे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़कर उसको क्या करते हैं, गुणनफल के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख देते हैं। वो कार्ल फ्रेडरिक जो गॉस वैज्ञानिक थे, जानते हैं उनको, जैसे में गणितज्ञ का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गणितज्ञ का राजकुमार। जैसे में विश्व में मान लीजिए 3 को महान वैज्ञानिक होते हैं, 3 महारथ वैज्ञानिक अगर है तो उसमें उनका जैसे में तीनों स्थान में उसका एक स्थान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए नंबर 1 स्थान, उनको गणितज्ञ का राजकुमार मतलब राजा, मुझे कितना ज्ञाता थे, वो भी तो एक मानव ही थे। लेकिन एगो हम चाहे वो आप सब हैं, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, तो पढ़ना चाहिए। अब देखिए कोई जैसे में यहाँ पे आता है, अब पृथ्वी पर जन्म सभी आदमी लेते हैं, कोनो देखिए इतना बड़े नाम कर जाते हैं। जैसे में मान लीजिए APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में हम लेते हैं, जानते हैं वो 5 भाई थे, 5 भाई की शायद 5 भाई थे। उनका जानते हैं मम्मी पापा जिसमें लेबर का काम करते थे, मेहनत काम करते थे, किसी प्रकार यहाँ तक निमन से खाना पीना भी दिक्कत था खाने में, समझे क्या। लेकिन सबके पढ़ने में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, मैंने अच्छे थे। लेकिन जो सबसे उनका छोटा बेटा था APJ अब्दुल कलाम, वो क्या था, पढ़ने में और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे पढ़ने में। और उनको आप ही बताइए कि पढ़ने में उतना जैसे में कोई चीज़ का उतना उपलब्ध नहीं था, जैसे में होता ना, जैसे में अभी के डेट में देख लीजिए हम उसका घर में लाइट है, मम्मी पापा जो पढ़िएगा जो कहिएगा वो कर देते हैं। आप खाली इतना कहिए कि मम्मी हमको पढ़ना है, हमको ये ला दो वो ला दो, मम्मी पापा सब कुछ ला देंगे अधिकांशतः, ये भी होता है, चाहे वो कहीं से कहीं ना लाए। लेकिन उस समय तो इतना भी जैसे अप्लीकेबल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत किया। अब देखिए उनको आज भारत मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही पहला परमाणु परीक्षण करवाया था। तो इस प्रकार सब बहुत से बड़े बड़े जो महारत होते हैं वो अपना देश का क्या करते हैं, नाम रोशन करते हैं। तो इस समय इसको जरूरी नहीं है कि पहले के लोग सब कर सकते थे अभी नहीं कर सकते हैं, ये एक मायने रखता है, ये आपके अंदर होना चाहिए। वो एक होता है ना कि एक अंदर से खुद जज्बा निकलता है। अभी भी देखिए बहुत से सारे लोग होते हैं जो एक तनी में ही क्या क्या नहीं कर जाते हैं। बहुत से सारे लोग क्या होता है कि बस जिंदगी में 3-4 काम करते हैं। जैसे में क्या होता है, जन्म लिए, बड़े हुए, फिर शादी ब्याह होगा, फिर शादी ब्याह के बाद क्या होगा, बाल बच्चा होगा, फिर उसको खिलाए पिलाएंगे, फिर ऐसा ही करते करते वो क्या हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मैंने जिंदगी में आया एक क्रम प्रक्रिया में चलते हुए चला गया, उसको बगैर से बेसी उसके फैमिली गाँव समाज जाना बस सब हो गया।
और कोने कोने क्या होता है कि भले वो कितना भी दिक्कत मजबूरी से कहीं से भी कहीं ना निकला हो, जिसमें अभी के जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में देखिए, वो क्या है, एक आदिवासी के क्षेत्र से जैसे में आते हैं, वो देखिए आज देश का राष्ट्रपति हैं। तो ये सब हम सबको जानते हैं, एक वो होता है ना कि अंदर से वो प्रेरणा देने का काम करता है कि हम सबको एकदम होता है ना कि अंदर से एकदम मजबूत होना चाहिए। और जैसे में कोई चीज़ अगर कोई समझा रहे हैं तो उनको समझिए, बात को एकता बनाइए। कोई भी चीज़ देखिए, अगर सही से अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, सही से मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए, सब कुछ समझ में आएगा। बस अब तो यह है कि आपको सही लगन, सही दिशा और सही ज्ञान की जरूरी होनी चाहिए, सही रास्ता दिखाने वाला। तो उसके लिए तो हम तैयारी ही हैं। तो आप सब ये सब हम एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहे हैं कि बोरिंग नहीं होना है कि कौन क्या कर रहा है। देखिए समाज में सबका एक अपना अपना प्रक्रिया है, हम तो इस पर बेसिक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप सब खुद देखते हैं समाज में। तो ये सब बेसिक नहीं सोचना है, बस आपको क्या अच्छा लगता है, हमको कुछ करना है, मन में ये ठानी और एकदम होता ना कि एकदम आगे निकल जाइए, एकदम कहीं रुकने की जरूरी नहीं है, एकदम आगे बढ़ते चलिए। कोई कुछ भी कहे उससे क्या मतलब पड़ता है, हमको अपना मैट्रिक में बढ़िया नंबर लाना है, बढ़िया परसेंटेज से, जानकारी के साथ। सिर्फ नंबर लाना बड़ी बात नहीं होता। हमको आप सबको सभी आदमी को हम बार बार कहते हैं कि देखिए नंबर सिर्फ उठा के लिया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसको रट के भी लिया जा सकता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये कि कब तक रटिएगा। कब तक। दुनिया में क्या रटना सब कुछ संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन समझना बिल्कुल संभव है। सब समाज अगर समझते चलते हैं तो बिल्कुल आसानी होगा। माइंड को डेवलप कीजिए, रट के माइंड को छोटा मत कीजिए, सुकराइए मत। इसलिए आप सबको जानते हैं कि जो हमारा माइंड होता है वो 25 साल के एज तक क्या होता है, बढ़ता है, फिर बाद में सुकुड़ जाता है। तो जो अभी आपका जो समय है ना, उसको एकदम सदुपयोग कीजिए, एकदम इतना सदुपयोग कीजिए कि कोई कहे कि हाँ अगर आया है तो कुछ करके जाएगा। तो इसी प्रेरणा के साथ आप सब मन लगा कर पढ़ते रहिए और साथ में मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और एक थ्योरी का क्लास और होगा जो बेहतरीन लाजवाब, उसमें हम सब एचसीएफ एलसीएम से लेकर बाकी जो प्रूव्ड कीजिएगा न्यूटन थ्योरी का अपरमेय संख्या या हुआ जितना एग्जाम्पल है सब बढ़िया से ले लेंगे। इससे पहले का सवाल होता है आपको पूरा बनिए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोले ना कि थ्योरी करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी बात पर चलिए। जय हिंद, जय भारत।